भारत के नागरिक बंधुओं, आज पूरे विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। प्रेस की स्वतंत्रता न केवल भारत के लिए, विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 मई को पूरी दुनिया में विश्व प्रेस दिवस मनाने का निर्णय लिया। तब से आज पूरी दुनिया में, विशेष रूप से भारत के अंदर, प्रेस की स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जहां तक प्रेस की स्वतंत्रता का सवाल है, भारत का आज का जो मीडिया है, भारत का जो आज का प्रेस है, उसकी विश्वसनीयता को हमें एक बार पुनः आंकना पड़ेगा। आज दुनिया के अंदर हमारी इंडिपेंडेंटशिप पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है। आज दुनिया में हम रेटिंग के हिसाब से 142वें स्थान पर हैं, जो चिंता ही नहीं, चिंतन का विषय है। कुछ लोग, हिंदुस्तान के पत्रकार, ये बोलते हैं हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने विचारों को महत्व देते हैं, इसलिए पश्चिम का मीडिया, पश्चिम का जो रेटिंग करने वाला इंस्टीट्यूशन है, वह हमें स्थान नहीं देता है। पर मेरी मान्यता है, और दुनिया के जो स्टैंडर्ड है उसकी मान्यता है, कि हम समाचारों को और विचारों को एक नहीं करें। गड़बड़ वहाँ होती है जब हम विचारों को और समाचारों को एक करके उसको सैंडविच बना देते हैं। दुनिया में आदमियों को जानकारियाँ चाहिए, तथ्य चाहिए, सूचनाएं चाहिए। तथ्य और सूचनाओं की जगह हम अपने विचार दे देते हैं। आज तथ्य की ज़रूरत है, सूचनाओं की ज़रूरत है, परंतु हम उसमें विचार शामिल कर देते हैं, और विचार जब शामिल हो जाते हैं तो वो समाचार नहीं रह के एक व्यूज़ हो जाता है, एक विचार पत्र हो जाता है, समाचार पत्र नहीं रहता है। और आज जिस तरीके से टीवी पर वार्ताएं आयोजित की जाती है, परिचर्चाएं आयोजित की जा रही है, वो आयोजित प्रोग्राम है। यह जनता के मन में उठ रहे सवालों को उठाने का मंच नहीं रहा है। अब क्या चीज़ हमें दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, ये कॉरपोरेट तय करता है। जनता के बीच की बात को हम यदि मंच पर नहीं लाएंगे तो समाज में अलगाव पैदा होगा, समाज में अविश्वास पैदा होगा, समाज में भय पैदा होगा, समाज में कुंठा पैदा होगी, समाज में अराजकता पैदा होगी, समाज में निराशा पैदा होगी, समाज में डिप्रेशन पैदा होगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें समाचार पत्रों में और मीडिया के अंदर वंचित वर्ग की आवाज़ को उठाना होगा। जब तक समाज के वंचित वर्ग को हम प्रेस के अंदर, समाचार पत्रों के अंदर उचित स्थान नहीं देंगे, तब तक हम प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह को नहीं मिटा पाएंगे, हम अपने कलंक को नहीं मिटा पाएंगे। आज हिंदुस्तान के मीडिया पर यह आक्षेप है कि वो पीठ पत्रकारिता करता है। आज मीडिया पे आक्षेप है कि वो पेड न्यूज़ देता है। आज देश के मीडिया पर यह आरोप है कि वो फर्जी सर्वे के माध्यम से राजनीतिक दल या सत्ता का बेजा लाभ उठाता है, फर्जी टीपी के आधार पर विज्ञापन हासिल करता है। ये सब प्रश्न काल्पनिक प्रश्न नहीं है, इन पर बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए और समुचित निर्णय होना चाहिए। आज चर्चा होती है कि क्या प्रेस के लिए आचार संहिता बननी चाहिए, और बननी चाहिए तो कौन बनाएगा, कौन गवर्निंग काउंसिल होगी, कौन रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, ये एक चर्चा का विषय है। आज भी हम नहीं चाहेंगे कि पार्लियामेंट से या विधानसभाओं से प्रेस के लिए आचार संहिता का निर्माण हो। हम चाहते हैं कि आचार संहिता
मीडिया स्वयं बनाए और स्वयं उसकी पालना कराए, और जो आचार संहिता का उल्लंघन करता है उनको कठोर रूप से दंडित करें। जब तक हम दंड व्यवस्थाओं को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक मीडिया में आ रही अविश्वसनीयता को हम नहीं रोक पाएंगे। भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 जो है वो इसीलिए रखा गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह केवल नागरिक के लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए मान्य रखता है। जब तक समाज को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं देंगे, तब तक समाज में कुंठा नहीं मिटेगी, समाज में एक निराशा का भाव है वो नहीं मिटेगा। आज के समय में समाज के अंदर कुंठा को रोकना है तो हमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देना होगा। आज का मीडिया सत्य नहीं दिखाना चाहता है, केवल सत्ता की बात को लोगों के बीच में दिखाने की कोशिश कर रहा है। आज मीडिया को सत्य दिखाना होगा, वो सत्य दिखाना होगा जो लोकहित में हो। मैं सत्य वो दिखाने की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें समाज में अराजकता पैदा होती हो। सत्य वो दिखाएं जो लोकहित में हो। लोकहित की परिभाषाएं भी समय समय पर कालखंड के साथ साथ बदलती रही है। एक ज़माना था जब सुप्रीम कोर्ट सो मोटो कोग्निजेंस लेके एक पोस्ट कार्ड को जनहित याचिका मान लेता था, और आज वो वक्त आ गया है जब वो खुद कोशिश करता है जनहित याचिका आ भी जाए तो कहेगा कि आप राज्यों के हाई कोर्ट्स में पहले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में बाद में आएँ। क्या आर्टिकल 32 में ये कहीं लिखा है कि आर्टिकल 32 में पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता है और वो राज्यों के हाई कोर्ट्स में जाए आर्टिकल 226 में? मेरी मान्यता है यदि विचार अभिव्यक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा है तो उसको मेरिट पे डिसाइड करना चाहिए कि क्या वाकई विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कहीं चोट हुई है, तो उसको मेरिट पे डिसाइड करके और संबंधित सरकारों को आवश्यक आदेश जारी होनी चाहिए। और जो प्राइवेट व्यक्ति है जिसके माध्यम से भी यदि प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा है तो उस पर भी चोट होनी चाहिए। आर्टिकल 19 बोलता है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार होना चाहिए और विचार सूचनाओं से बनता है। सूचनाएं यदि हम सही नहीं देंगे, विचार सही नहीं बनेगा। आज कोविड-19 के समय सबसे महत्वपूर्ण बात है क्या हम सूचनाएं लोगों को सही देने की कोशिश कर रहे हैं। यदि सूचनाएं नहीं देंगे तो समाज में भ्रम पैदा होगा, भ्रम पैदा होने के साथ साथ भय पैदा होगा। भ्रम और भय का निवारण करना है तो सरकार को भी समय समय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भ्रम का निवारण करना पड़ेगा, भय का भी निवारण करना पड़ेगा और सही सूचनाएं लोगों के बीच में लानी पड़ेगी। जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन वह भी समय समय पर अपनी सूचनाएं जारी करता है। इसी तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस होनी चाहिए कि सूचनाओं पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण नहीं होना चाहिए। जितनी ज़्यादा ये सूचनाएं प्रतिबंधित होगी, नियंत्रित होगी, कानून द्वारा उन पर प्रतिबंध लगेंगे, उतना ही समाज में भ्रम और भय पैदा होगा। जो भ्रम में समाज जिंदा रहता है, भय में समाज जिंदा रहता है, वो समाज क्रांति नहीं कर सकता, अराजकता की ओर बढ़ता है। और आज के समय यदि हम प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते समय हमें आज़ादी के आंदोलन की पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा। 1920 से महात्मा गांधी राजनीति में आए थे। महात्मा गांधी की विचारधारा को नहीं मानने वाले लोग भी राजनीति में उस समय भी मौजूद थे। सरदार भगत सिंह जैसे लोग भी जो उनकी विचारधाराओं से कोई मतैक्य नहीं रखते थे, मतभेद रखते थे, उसके बावजूद भी लोग उनको पसंद करते थे, उनको सुनते थे, उनके आचरण का और संस्कारों का अनुसरण करते थे। महात्मा गांधी का भी लोग अनुसरण करते थे। 1905 और 1906 से इस देश में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जैसे संगठन भी काम कर रहे थे, उनको भी लोग सुनते थे, उनके साथ भी लोग जुड़ते थे। इसी तरीके से वामपंथी 1920 में भी काम करना शुरू कर चुके थे। ट्रेड यूनियन के माध्यम से उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर प्रवेश किया था और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उन्होंने भी अपनी विचारधारा और कार्यक्रम के आधार पर मजदूर किसान आंदोलन को प्रभावित करने की कोशिश की थी।
तो प्रेस की स्वतंत्रता की हम जब बात करते हैं तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नरेंद्र देव जैसे लोगों को हमको समझना पड़ेगा। गणेश शंकर विद्यार्थी की जो भावनाएं थी उनको समझना पड़ेगा। हमें उनको भी, प्रभाष जोशी जैसे लोगों को भी हमें याद करना पड़ेगा और उन व्यक्तियों को भी हमें याद करना पड़ेगा जो हिंदुस्तान की पत्रकारिता के भीष्म पितामह हैं। हम उन लोगों को भी आज के दिन नमन करना चाहेंगे जिन्होंने प्रेस की आज़ादी के लिए अपने कलम का उपयोग किया और न्यायालय में बैठ के फैसले दिए। जस्टिस कृष्णा अय्यर को हम आज के दिन निश्चित रूप से एक सम्मान और इज्जत के साथ में महत्व देंगे। जस्टिस भगवती को हम महत्व देंगे और दूसरे लोगों का महत्व देंगे जिन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए काम किया, आज़ादी के लिए काम किया, विचारों की अभिव्यक्ति को तवज्जो दी। फिर मैं कह रहा हूं कि केवल विचार ही नहीं, हमें तथ्य और सूचनाएं भी चाहिए। विचार मेरे और किसी अन्य व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हैं, विचारों में मतभेद होना लाजमी है। भारतीय लोकतंत्र के अंदर, भारतीय संविधान की मान्यताओं के अंतर्गत हमें भारतीय संविधान को समझना है, भारतीय दर्शन को समझना है, तो हमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मतभेद को स्वीकार करना पड़ेगा। हम लोकतांत्रिक देश में हैं, हम समाजवादी समाज की रचना की बात करते हैं, कुछ लोग इस देश में पूंजीवादी समाज की रचना की बात करते हैं, कुछ इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, कुछ इसको संवैधानिक भारत बनाने की बात करते हैं, कोई इसको कॉर्पोरेट इंडिया बनाने की बात करते हैं, कुछ लोग गांव और किसानों से जुड़ा हुआ, मजदूर से जुड़ा हुआ देश असली भारत बनाने की बात करते हैं। विचारधाराओं में मतभेद हो सकता है, पर देश की एकता व अखंडता और व्यक्ति की गरिमा के साथ समझौता नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा विचार है। व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता और अखंडता, इसके बीच में समझौता नहीं होगा, नहीं हो सकता है, ये ऐसा हम सोचते हैं। पर नागरिकों के मूलभूत अधिकारों पर किसी भी तरह का हमला होता है और यदि हमारे लोग चुप रहते हैं तो ये मैं आपराधिक चुप्पी मानूंगा और आपराधिक चुप्पी क्षम्य नहीं है। इसलिए आज के दिन हम महसूस करें कि यदि हम प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो विचारों को और तथ्य और सूचनाओं को अलग करें। विचार अलग है और समाचार अलग है। समाचार और विचारों को मिक्स करने की जो परंपरा है वो भारतीय प्रेस को अंतर्राष्ट्रीय जगत में कमजोर करती है और बेइज्जत भी करती है समय पे। आज भी लोग BBC लंदन पर भरोसा करते हैं, आज भी लोग उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो प्रामाणिकता के आधार पर अपनी बात रखते हैं। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जब मैं बात करता हूं तो हिंदुस्तान का प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक सफ़ेद हाथी के रूप में खड़ा है, पर वह किसी को दंडित नहीं कर सकता, किसी को कोई स्ट्रांग ऑर्डर नहीं दे सकता। तो केवल आचार संहिता को लागू कराने के लिए एक मुकम्मल अदालत होनी चाहिए, प्रेस की स्वतंत्रता को मेंटेन रखने वाली अदालत होनी चाहिए, मानवाधिकार न्यायालय होने चाहिए, नागरिक सुरक्षा के लिए काम करने वाले अदालतों की जरूरत है। त्वरित न्याय, सस्ता न्याय, शीघ्र न्याय की हम बात करते हैं। आज भी करोड़ों मुकदमे देश में लंबित है, पर प्रेस इस पर कोई बड़ी चर्चा इसलिए नहीं कर पाता है कि कंटेम्प्ट के डर से अखबार अपनी बात को ठीक तरीके से नहीं रख पाता है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, एक प्रेस की आज़ादी की हम बात करते हैं तो न्यायालय की जवाबदारी की बात करते हैं, संसद की जवाबदारी की बात करते हैं, सरकार की जवाबदारी की बात करते हैं, सोसाइटी की जवाबदारी की बात करते हैं। नागरिक अधिकार और नागरिक कर्तव्य दोनों महत्वपूर्ण है, परंतु नीति निर्देशक तत्वों पर सरकारों को भी मुकम्मल जवाब देना पड़ेगा और नहीं देते हैं तो वो आपराधिक आचरण करते हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। जय भारत, जय हिंद।